टीजीटी इंग्लिश तक पर जो ये वीडियो अपलोड हो रही है चार्ल्स डिकेंस की होगी, जिसमें आप पूरा कंप्लीट इनका जो है ऑल नॉवेल्स जो पब्लिश्ड डेट है, इंपॉर्टेंट इसके करेक्टर क्या है, बहुत कुछ आप जानेंगे बहुत ही कम समय में। एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट चीज़ें आपको मिलेंगी टीजीटी इंग्लिश तक पे। चार्ल्स डिकेंस इंग्लैंड वाला इसलिए लिखा गया क्योंकि इंग्लैंड से बिलोंग करते। अब आप भूलेंगे नहीं, विक्टोरियन युग के सबसे प्रसिद्ध कहा जाए तो अंग्रेजी उपन्यासकार थे। अपने लेखन के माध्यम से जो उस समय ब्रिटिश समाज की परिस्थितियाँ थीं, स्थितियाँ थीं, उसकी रियलिटी को जो है ये उजागर करने का काम करते थे। इनका जन्म जो होता है 7 फरवरी 1812 को इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ हैम्पशायर में हुआ था। परिवार की बात करें तो इनके पिता का नाम जॉन डिकेंस था, जो नौसेना में काम करते थे। माता का नाम था एलिजाबेथ डिकेंस। बचपन इनका जो है काफ़ी गरीबी में बीता है। कठिनाइयों भरा कहा जाए तो सही यही होगा। मुश्किल समय में जो है ये अपनी पढ़ाई छोड़कर जो है चले गए थे लंदन, और वहाँ पे जो है कारखाने में जो है ना एक लेबल चिपकाने का काम करते थे ये। इनकी करियर की अगर बात करें तो करियर की शुरुआत में पत्रिका से ये करते हैं, और 1833 में पहली जो कहानी थी वो थी अ डिनर एट पॉपुलर वॉक, जो ये पब्लिश हुई थी। और लगभग 20 उपन्यास और उसके बाद दर्जनों लघु कथाएं थी। और यहाँ पे इनकी जो प्रमुख रचनाओं के तौर पे बताएं आपको तो बॉलीवुड ट्विस्ट था, अ क्रिसमस कैरोल था, डेविड कॉपरफील्ड था, ब्लैक हाउस था, अ टेल ऑफ टू सिटीज था, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस था। सामाजिक आंदोलन के तौर पे जो है, जो सदस्य के तौर पे भी डिकेंस ने काफ़ी उपन्यास को लिखा, जिसमें गरीबी की दुर्दशा, बाल श्रम, न्यायिक प्रणाली, इस सब चीज़ को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पे ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो आप एलिमिनेटर मेथड जो लगा के ऑप्शन टेकल किया जाता है ना, अगर ये माइंड में रहेगा तभी आप कर पाएंगे, रट के कभी भी नहीं लगा पाएंगे ऑप्शन में एलिमिनेटर मेथड जो होता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और कहानी में जो है इनके अक्सर जो है समाज की कुप्रथाएं रहती थीं, और उस पर काफ़ी गंभीर ये चोट करते थे अपनी लेखनी के माध्यम से। तो समाज सुधार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इनकी डेथ हो जाती है 9 जून 1870 को। तो कितने वर्ष तक थे? ये 58 वर्ष की आयु में इंग्लैंड के हाइम कैंट में जो है इनकी डेथ होती है। और इस समय जो है जब इनकी डेथ होती है तो उस समय साहित्यिक कहा जाए तो सुपरस्टार थे, और विक्टोरियन युग के सबसे महान उपन्यासकार के तौर पे जाना जाता है। लघु कथाएं जो है कुछ इनकी आज तक जो है प्रिंट नहीं हुई हैं। तो कुल मिला के जो है इंग्लैंड वाला चार्ल्स डिकेंस के बारे में इस वीडियो में आप देखिए, खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही कम समय में, कभी भी नहीं भूलेगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हो तो वही पुरानी बातें हैं जो कहेंगे नहीं, आप खुद समझदार हैं, खुद समझते हैं। चलिए वीडियो को देखते हैं। तो चार्ल्स डिकेंस के जो इंपॉर्टेंट नावल थे, सबसे पहले द पिकविक पेपर्स जो 1836 से 37 के पीरियड में था। दूसरा था ओलिवर ट्विस्ट जो 1837 से 39 में था। निकोलस निकल बी जो था वो 1838 से 39 में। एकदम सीरियल वाइज डेट दी गई इसलिए आपको आसान होगा याद करने में। नेक्स्ट है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप जो आई थी 1840 से 41 के पीरियड में। बारनाबी रूज जो थी ये 1841 में थी। अ क्रिसमस कैरोल जो थी ये 1843 में थी। मार्टिन चजलविट जो थी ये 1843 और 1844 के पीरियड में थी। डोम्बे एंड सन जो थी 1846 और 48 में थी। डेविड कॉपरफील्ड जो थी ये 1849 से 1850 में आई थी। और उसके बाद जो है 10 नंबर पे आती है जो है वो आती है ब्लैक हाउस, जो कि 1852 से 53 में आती है। हार्ड टाइम्स जो आती है 1854 में है। लिटिल डोरिट जो है ये 1855 से 57 में है। अ टेल ऑफ टू सिटीज जो है ये आती है 1859 में। और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो आती है ये आती है आपका 1860 टू 1861 में, जिसे कहते हैं बड़ी उम्मीद। और आवर म्यूचुअल फ्रेंड जो आती है 1864 टू 1865। और एक आती है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड जो कि अनफिनिश्ड थी 1817 में, यानी कि एडविन ड्रूड का जो रहस्य था वो अनफिनिश्ड था, अधूरा था, 1870 में आती। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यू, लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको भी जरूर नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस फीचर्स द कैरेक्टर ऑफ एवेंजर स्क्रूज, यानी कि जो एबेनेजर स्क्रूज का जो चरित्र है चार्ल्स डिकेंस के किस उपन्यास में है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। वो जो करेक्टर है वो करेक्टर देखने को मिलता है अ क्रिसमस कैरोल में। अगला है इन विच डिकेंस नॉवेल वुड यू फाइंड द आर्फन बॉय पिप, यानी कि डिकेंस का जो उपन्यास है जिसमें आप अनाथ लड़का पिप मिलेगा वो कौन सा है? तो वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, यानी कि बड़ी उम्मीदें में ये लड़का मिलता है पिप।
यानी कि बड़ी उम्मीद से लड़का पिप मिलता था, ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चार्ल्स डिकेंस सेकंड नॉवेल विच टेल्स द स्टोरी ऑफ एन ऑर्फन escaping a workhouse and falling in with a group of pickpockets each। पूछ रहा है कि चार्ल्स डिकेंस का जो दूसरा उपन्यास एक अनाथ कार्यस्थल से भागने पर या जेब कतरों के समूह की भी बात यहाँ पे की जा रही है, फंसने की कहानी कहता है, वो कौन सा है? तो ओलिवर ट्विस्ट, राइट ऑप्शन सी। विच नॉवेल इज कंसिडर्ड टू बी हाईली ऑटोबायोग्राफिकल फीचरिंग द प्रोटोगनिस्ट जर्नी फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। 20 में पूछ रहा है कि कौन सा उपन्यास जो अत्यधिक आत्मकथात्मक माना जाता है, जिसमें नायक के बचपन से वयस्कता आती है उस तक की यात्रा जो है शामिल है। तो वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है डेविड कॉपरफील्ड, राइट ऑप्शन सी। द ओपनिंग लाइन, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, ये सबसे अच्छा समय था। इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये सबसे बुरा समय था। बिलोंग्स टू विच डिकेंस नॉवेल, डिकेंस के किस उपन्यास से संबंधित है पंक्तियाँ? तो ये आती हैं अ टेल ऑफ टू सिटीज में, राइट ऑप्शन सी। इसका ईयर आप मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, जो कि ऊपर बताया जा चुका है। नेक्स्ट है कि विच नॉवेल बाय डिकेंस से क्रिटिक्स द यूटिलिटेरियन फिलॉसफी एंड द इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑफ हिज टाइम। तो डिकेंस का कौन सा उपन्यास जो अपने समय के उपयोगितावादी दर्शन और यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी यानी औद्योगिक समाज की जो है क्या करता है, आलोचना करता है, क्रिटिक्स आलोचना करता है, तो वो है राइट ऑप्शन हार्ड टाइम, ऑप्शन नंबर बी। द अनफिनिश्ड नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस पब्लिश्ड, अब यहाँ पे जो मृत्यु के बाद जो पब्लिश होता है, मरणोपरांत अधूरा रह जाता है वो उपन्यास, उसको बताना, उसका नाम था द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड, यानी कि राइट ऑप्शन बी। द नॉवेल दैट सेटराइजेस द इंग्लिश लीगल सिस्टम थ्रू द इंटरमिनेबल जर्डन। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि वो उपन्यास जो जर्नडाइस के जो केसेस थे यानी कि जो मामले थे, इसके माध्यम से जो अंग्रेजी कानूनों की प्रणाली पर जो एक सटायर किया गया था, जो एक व्यंग करता है, वो उपन्यास जो अंतहीन जर्नडाइस है, तो वो आपको बताना। तो यहाँ पे है राइट ऑप्शन बी, ब्लैक हाउस। हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द पिकविक पेपर्स, यानी कि पिकविक पेपर्स का नायक कौन है? तो वो है सैमुअल पिकविक, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा इन विच नॉवेल डज मिस हैविसम अपीयर अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जिल्टेड ब्राइड हु वियर्स हर वेडिंग ड्रेस फॉर ईयर, यानी कि मिस हैविसम किस उपन्यास में दिखाई देती हैं? और एक ठुकराई हुई, कहते हैं ना, एक ठुकराई हुई दुल्हन जो सालों तक अपनी शादी की पोशाक जो है क्या करती है, पहनती है। तो ये है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। विच मैगजीन पब्लिश चार्ल्स डिकेंस इंपॉर्टेंट नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट इन इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में प्रकाशित किया था? किस पत्रिका ने चार्ल्स डिकेंस के महत्वपूर्ण उपन्यास जो ओलिवर ट्विस्ट है किस्तों में प्रकाशित किया था? तो वो था बेंटले मिसिलनी, राइट ऑप्शन सी। अगला है कि हार्ड टाइम वाज सीरियलाइज्ड इन विच ऑफ चार्ल्स डिकेंस ओन वीकली पीरियडिकली, यहाँ पे पूछ रहा है कि हार्ड टाइम्स को चार्ल्स डिकेंस की अपनी किस साप्ताहिक पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया गया था? तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा हाउस होल्ड वर्ड्स। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ हिज ओन मैगजीन्स डिड चार्ल्स, सारी जो मैगजीन्स में पब्लिश हुए इंपॉर्टेंट नॉवेल उसकी डिस्कस हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 29 में पूछा जा रहा है कि जो चार्ल्स डिकेंस ने इन विच ऑफ हिज ओन मैगजीन डिड चार्ल्स डिकेंस सीरियलाइज अ टेल ऑफ टू सिटीज एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशन। चार्ल्स डिकेंस ने अपनी किस पत्रिका में अ टेल ऑफ टू सिटीज और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया? तो वो पत्रिका का जो नाम रहता है ना, यहाँ पे जो दिया गया ऑल द ईयर राउंड, ये राइट है। हाउस होल्ड वर्ड्स को लेकर के जो है अपने जो इनके प्रकाशक रहते थे, डिकेंस ने जो है एक नया जो साप्ताहिक ऑल द ईयर राउंड शुरू किया था, और टेल ऑफ टू सिटीज जो 1859 में थी, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो आई थी वो 1860-61 में आई थी, दोनों को जो है धारावाहिक के रूप में किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला देखते हैं 30 कह रहा है कि द ओल्ड जो है क्यूरियोसिटी शॉप एंड बर्नाबी रूज वेयर बोथ सीरियलाइज्ड इन विच पीरियड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप और बर्नाबी रूज दोनों किस पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो प्रकाशित हुआ था मास्टर हम्फ्रे क्लार्क, इसमें जो है ये प्रकाशित है। यहाँ पे द ओल्ड क्यूरियोसिटी के बारे में जो कह रहा था, द ओल्ड क्यूरियोसिटी 1840 से 41 के पीरियड में आती है, वरना भी जो रूज आती है ये 1841 में आती है। दोनों को जो है मास्टर हम्फ्रे कि जो यहाँ पे क्लार्क दिया गया है, इसी में साप्ताहिक में प्रकाशित किया गया था। अगला 31 कह रहा है कि वाइल, जबकि द पिकविक पेपर्स वॉज लार्जली पब्लिश्ड इन मंथली इंस्टॉलमेंट बाई, अब यहाँ पे जो पिकविक पेपर्स था इसको चैंपियन और हॉल के द्वारा जो है, इट आल्सो इंक्लूडेड अर्लियर स्केचेस कंट्रीब्यूटेड टू विच टाइप ऑफ पब्लिकेशंस,
यानी कि जो चैंपियन और हाल द्वारा जो है मासिक उस पीरियड में जो है बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया गया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें किस प्रकार के प्रकाशनों में योगदान देने वाला जो पहला रेखा चित्र भी जो यहाँ पे शामिल है, इस चीज़ को यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा न्यूज़पेपर्स एंड अदर मैगजीन्स, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि जो पिक्विक पेपर्स के एक जो है स्वतंत्र बनने से पहले जो है डिकेंस जो है विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में कहानियों को लेकर के जो है निबंधों को लेकर योगदान दे रहे थे। बाद में क्या करते हैं, ये वोज द्वारा जो है स्केच के रूप में इसको एकत्र कर लिया जाता है। पिक्विक पेपर्स जो है और एक हास्य धारावाहिक कथा के रूप में इसको जो है फिर शुरू किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जो इनके उपन्यास हैं उसको एक नज़र डाल लेते हैं ताकि आप भूलें ना। अब यहाँ पे जो दिया गया एबनेजर स्क्रूज जो है, ये एबनेजर स्क्रूज जो था ना फ्रॉम अ क्रिसमस कैरोल, यानी कि क्रिसमस कैरोल से है। यहाँ पे कह रहा है कि द मिजरली कोल्ड हार्टेड प्रोटोगोनिस्ट हु अंडरगोज अ प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर बीइंग विजिटेड बाय थ्री स्पिरिट्स ऑन क्रिसमस व्यू, यानी कि कंजूस और यहाँ पे कह कोल्ड हार्टेड यानी कि ठंडे दिल का नायक जो कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर तीन आत्माओं द्वारा, यहाँ पे कह रहा है ना तीन आत्माओं द्वारा जो है क्या करता है, थ्री स्पिरिट्स जो रहती हैं तीन आत्माओं द्वारा जो है दौरा किए जाने के बाद एक गहन परिवर्तन से गुजरता है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे तो ये कभी भूलेगा नहीं। तो ये है एबनेजर स्क्रूज। दूसरा क्या था, पिप। पिप क्या है, एक ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है, जैसा कि ऊपर अभी बात हुई है। ये क्या है कि द आर्फन प्रोटोगोनिस्ट एंड नरेटर, अनाथ नायक और कथावाचक है, हु राइजेस फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स टू बिकम ए जेंटलमैन, जो साधारण शुरुआत से उठकर के एक सज्जन व्यक्ति बन जाता है। डिटेलिंग हिज मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट, वो क्या करता है कि अपने नैतिक और सामाजिक विकास पे क्या करता है, विवरण देता है। तो पिप के ग्रेट एक्सपेक्टेशन का करेक्टर हो गया। और यहाँ पे क्या मिस हैविशम, ये भी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है। यहाँ पे क्या द इसेंट्रिक वेल्थी स्पिन, अब यहाँ पे ये एक सनकी है और उसके बाद वेल्थी स्पिनस्टर है, यानी कि धनी कुंवारी लड़की, हु वाज जिल्टेड ऑन हर वेडिंग डे एंड हैज लिव्ड इन हर डिकेइंग mansion ever since wearing her wedding dress and surrounded by clock stopped at 20 minutes to 9 she adopts and reaches Australia। यहाँ पे कह रहा है कि जो सन की धनी कुंवारी लड़की जिसे उसकी शादी के दिन धोखा दिया गया था, और फिर कह रहा है कि तब से वह अपनी जो है ना खस्ता हाल घर में मतलब वहाँ पे रहती है और अपनी शादी की जो है वो पोशाक पहने हुए है। फिर यहाँ कह रहा है कि 9 बजने से 20 मिनट पहले बंद हो चुकी जो घड़ी से घिरी है, और वह क्या कहते हैं सी अडाप्ट एंड रेजेज स्टेला, यानी कि वह स्टेला की गोद लेती है और उसका क्या करती है, पालन पोषण करती है। तो मिस हैविशम जो कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में करेक्टर है। अगला जो करेक्टर आता है स्टेला, स्टेला भी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है, जो कि मिस हैविशम की खूबसूरत दत्तक बेटी है और जिसे पिप क्या करता है, प्यार करता है। यहाँ पे कह रहे ना होम पिप लव्स मिस हैविशम ब्यूटीफुल बट कोल्ड हार्टेड एडाप्टेड डॉटर, सी इज ट्रेन टू ब्रेक मेन्स हार्ट। तो पिप प्यार करता है, पुरुषों के दिल तोड़ने के लिए इसे जो क्या कर दिया जाता है, इससे ट्रेंड प्रशिक्षित किया जाता है। तो स्टेला करेक्टर है। अगला करेक्टर जो ओलिवर ट्विस्ट है, जो कि ओलिवर ट्विस्ट से ही नाम से ही है। यहाँ पे क्या है कि एक मासूम अनाथ लड़का था, इनोसेंट ऑर्फन बॉय है, हु एस्केप ऑफ वर्क हाउस, एक वर्क हाउस रहता है वहाँ से क्या करता है, भाग जाता है। एंड फॉल्स बीनीथ गैंग ऑफ लंदन, और लंदन में पिक पॉकेट्स यहाँ पे जो दिया गया है एक गिरोह में जो है ये शामिल हो जाता है, जहाँ उसे कठिनाई होती है, इनकाउंटरिंग बोथ हार्डशिप एंड काइंडनेस, और दया दोनों को सामना करना पड़ता है। अगला करेक्टर आता है फेगिन। फेगिन जो होता है ये ओलिवर ट्विस्ट में आता है, जो द एल्डरली मैनिपुलेटिव क्रिमिनल मास्टरमाइंड है, यानी कि जो है ये बुजुर्ग चालाक अपराधी मास्टरमाइंड है, हु ट्रेन्स यंग बॉयज, जो कि ओलिवर और यहाँ पे दिया ना ओलिवर और आर्टफुल डोजर सहित जितने भी युवा लड़के रहते हैं ये पिक पॉकेट्स बनने के लिए क्या करता है, प्रशिक्षित करता है। कौन, फेगिन ओलिवर ट्विस्ट से। अगला है आर्टफुल जो डोजर आता है, ये जैक डॉकिंस और ये ओलिवर ट्विस्ट से है। यहाँ पे वन ऑफ फेगिन मोस्ट स्किल्ड यंग पिक पॉकेट्स नोन फॉर हिज क्रेस्ट। अब यहाँ पे जो बता रहा है फेगिन जो सबसे कुशल युवा पिक पॉकेट में से एक है, करिश्माई है, यानी करिश्माई एंड स्ट्रीट स्मार्ट नेचर, चतुर स्वभाव के लिए जाना जाता है। सड़क कहते हैं स्ट्रीट, तो चतुर स्वभाव का है कौन है, आर्टफुल डोजर। एक करेक्टर आता है नैन्सी, ये भी आता है ओलिवर ट्विस्ट में। अब यंग वोमेन इन्वॉल्व विथ विल साइक्स, यानी विल साइक्स के साथ जुड़ी एक युवा महिला है, हु अटेम्प्ट्स टू हेल्प ओलिवर डिस्पाइट हर डिफिकल्ट। अब यहाँ पे सर्कमटेंसेस कह रहा है कि जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद ओलिवर की मदद करने का क्या करती है, प्रयास करती है। असो केसिंग अ कॉम्प्लेक्स मोरल करेक्टर, एक जटिल नैतिक चरित्र का प्रदर्शन ये करती है। अगला है डेविड कॉपरफील्ड। अब डेविड कॉपरफील्ड जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये टाइटुलर प्रोटोगोनिस्ट एंड नरेटर है, शीर्षक नायक और कथाकार है, जिसकी जीवनी कहानी जो है कह रहा है कि हुज लाइफ स्टोरी इज क्रॉनिकल फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड, यानी कि वयस्क
बालकता तक, बचपन से लेकर के वहाँ तक का वर्णन यहाँ पे दिया गया है। और फिर कह रहा है मेनी एक्सपीरियंसेस स्ट्रगल एंड ट्रिम्फ ऑफ फैन कंसीडर डिकेंस मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, यानी कि कई अनुभव, संघर्ष और चीज़ें जो है इसमें दर्शाई गई हैं। आत्मकथात्मक उपन्यास इसे जो है माना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं उरिया हिप। यहाँ पे उरिया हिप जो है ये है डेविड कॉपरफील्ड से, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये कन्वीनिंग है, अपस्पेस क्लर्क है, वो ग्रेजुअली वार्म्स हिच वे इनटू पावर थ्रू कर रहा, मैनिपुलेशन कर रहा है। एक धूर्त है, चापलूस क्लर्क है जो धीरे धीरे चालाकी और छल के माध्यम से सत्ता में अपना रास्ता बनाता है। और वहाँ पे ही इज नोन फॉर इज फॉल्स ह्यूमिलिटी, वो अपनी झूठी विनम्रता के लिए जाना जाता है। कौन? उरिया हिप। अगला है सिडनी कार्टन, अ टेल ऑफ टू सिटीज से है। यह एक जो है ना एक भ्रष्ट प्रतिभाशाली है, लेकिन ये अंग्रेज वकील है, अपने प्रिय मित्र के लिए जो है अपने जीवन को ये बलिदान देता है। तो वहीं पे प्रसिद्ध पंक्ति आती है कि इट इज़ अ फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन, यह मेरे द्वारा किए गए अब तक के सबसे बेहतर कामों में से एक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। अगला है लूसी मैनेट, अ टेल ऑफ टू सिटीज में है। यहाँ पे क्या था? द ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे सुंदर और दयालु है। अब यहाँ पे सुनहरा धागा कह रहा है, गोल्डन थ्रेड कह रहा है कि जो कई पात्रों को जोड़ता है, इसलिए यहाँ पे धागे का प्रयोग किया गया है और जीवन में उनकी रोशनी लाता है। खासकर यहाँ पे कह रहा है कि लॉन्ग इम्प्रिजन्ड फादर, लंबे समय से जेल में बंद पिता के लिए। तो ये लूसी मैनेट है जो कि ए टेल ऑफ टू सिटीज में आता है। अगला है मैडम डिफार्ज जो कि अ टेल ऑफ टू सिटीज से है, और ये जो है एक उग्र और प्रतिशोधी क्रांतिकारी अवजात वर्ग के खिलाफ जो है इनकी शिकायतें रहती हैं, काफ़ी जो रहती हैं मार्ट करती हैं यहाँ पे। ड्राइवन बाय डीप सीटेड ग्रीवेंस अगेंस्ट द अरिस्टोक्रेसी, तो यहाँ पे प्रेरित होकर गिलोटिन के लिए चिन्हित लोगों की एक सूची जो है ये बुनती, किसके खिलाफ? अभिजात वर्ग के खिलाफ जो गहरी शिकायत रहती है उससे प्रेरित रहती हैं। अगला करेक्टर जान लेते हैं, निकोलस निकेल्बी का जो है, ये भी निकोलस निकेल्बी से है जो कि यंग हैं और सम्मानीय नायक, हॉनरेबल प्रोटोगनिस्ट हैं, और हु मस्ट सपोर्ट हिज फैमिली, और अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार का भरण पोषण ये करना होता है इसको। और इसमें बेईमानी चरित्र होते हैं इसके, और अन्याय का, इनजस्टिस का क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। अगला है वेकफोर्ड स्कीवर्स हैं जो कि निकोलस निकेल्बी से, इनका यहाँ पे क्रूएल एंड एब्यूसिव हेडमास्टर। आप यहाँ पे जो बताया जा रहा है ना, डोथपायस हॉल का जो क्रूर और अपमानजनक प्रधानाध्यापक है, और ये अभिफुल बोर्डिंग स्कूल, कुख्यात भयानक बोर्डिंग स्कूल के जो कि एक है। तो वे एक जो फोर्ड स्कीवर्स हैं ये इनका करेक्टर है। अगला है मिस्टर माइक काबर का जो कि डेविड कॉपरफील्ड से हैं, और ये एक हमेशा आशावादी हैं लेकिन आर्थिक रूप से जो है क्या करते हैं, गैर जिम्मेदार इनरिस्पॉन्सिबल चरित्र है, जो कि यहाँ पे समथिंग टू टर्न अप, कुछ होने का इंतज़ार कर रहा है मिस्टर माइक काइबर। अगला है कि जो है वो है थॉमस ग्रेडग्रिंड का जो कि हार्ड टाइम से हैं, और यहाँ पे द स्टर्न करा कि द जो थॉमस ग्रैंडग्रिड की बेटी है, जो यहाँ पे थॉमस ग्रैंडग्रिड हैं, ये क्या करते हैं, यूटिलिटेरियन स्कूल मास्टर एंड बिजनेसमैन, यानी कि कठोर उपयोगितावादी स्कूल मास्टर और व्यवसायी हैं, जो केवल क्या करते हैं, फैक्ट यानी कि तथ्य पे विश्वास करते हैं। एंड रेजेज हिज चिल्ड्रंस अकॉर्डिंग टू रिजिट, और अपने बच्चों को कठोर भावनाहीन सिद्धांतों के अनुसार जो है क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। कौन? थॉमस ग्रैंडग्रिड जो कि हार्ड टाइम से हैं। अगला जो है 49 में कह रहा है कि लूसिया ग्रैंडग्रिड, अब यहाँ पे बाउंडर भी हार्ड टाइम से हैं ये भी, और ये थॉमस ग्रैंडग्रिड की बेटी हैं, और यहाँ पे बिना किसी कल्पना या भावना के ये पली बड़ी हैं। रेज्ड विदाउट इमेजिनेशन इमोशन, हु इंटर्स ए लवलेस मैरिज एंड स्ट्रगल विद द कंसिक्वेंस ऑफ हर अपब्रिंगिंग, यानी कि पालन पोषण के परिणामों से ये जूझती हैं एक प्रेमहीन विवाह में जब ये प्रवेश करती हैं। तो याद रखिएगा लुइसा ग्रैंडग्रिड को। और अगला जो है वो है एमी डोरिट जो कि लिटिल डोरिट से है। ईयर इसका आप कमेंट करिएगा, ऊपर बताया गया है। फ्रॉम लिटिल डोरिट से हैं, और ये सेल्फलेस डिवोटेड है, यानी कि निस्वार्थ और समर्पित हैं। चाइल्ड्स ऑफ द जो है मार्शल सी की संतान है, जो कर्जदारों की जेल में जन्मी है। बार्न एंड रेज्ड विद इन डिवेटर्स प्रिजन्स हु वर्क टायरलेसली टू सपोर्ट हर फैमिली, और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अथक जो है ये क्या करती हैं, परिश्रम करती हैं। अगला एक करेक्टर जो है वो है आर्थर क्लेनम का। आर्थर क्लेनम जो लिटिल डोरिट का करेक्टर है, और इनका जो एक निराश व्यक्ति है, ये जो निराश व्यक्ति है वो रिटर्न्स टू लंदन है, और ये विदेश में कई साल बिताने के बाद लंदन लौटता है, डोरिट परिवार के साथ जुड़ जाता है, और यहाँ पे क्या करता है ना, एक रहस्य को उजागर करने की कोशिश करता है। कौन? आर्थर क्लेनस। तो इसलिए इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। तो महज 20 मिनट से कम की वीडियो में इंग्लैंड वाले चार्ल्स डिकेंस के बारे में बायोग्राफी के साथ साथ इंपॉर्टेंट नावल वर्क पब्लिश डेट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को एंजॉय करें। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 1 से 2 बार देख लीजिए, काम आएगा एग्जाम टाइम में। मिलते हैं
अगली वीडियो के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में पिन जरूर करें, समय बहुत ही कम है। इसी वे में आपको टीजीटी इंग्लिश तक पे वो वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो करना है आपको सिर्फ एक काम कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दें, साथ ही साथ लाइक के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको छोड़ा गया, हर एक टॉपिक पे वीडियो है। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो नहीं है तो आप कमेंट में पिन करेंगे, उसकी वीडियो तुरंत आप तक पहुंचेगी विदिन कुछ घंटों के बाद। क्योंकि मैटर को जो है एग्जैक्ट जो है हूबहू जैसा एग्जाम में हो उस टाइप को आप तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगता है, तो इसको आपको भी ध्यान देना है। इसलिए कमेंट पिन कर देंगे तो समय रहते आपको वो मैटर मिल जाएंगे जिससे आपको दिक्कतें हो रही हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।